सबसे पहले संविधान का परिचय। भारतीय संविधान का एक छोटा सा परिचय मैं आपको बताता हूँ। भारतीय संविधान की शुरुआत वैसे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से इसकी नींव डल चुकी थी, लेकिन वर्तमान में जो संविधान आज भारत में हमारे सामने है उसकी शुरुआत 1946 में कैबिनेट मिशन के भारत आने के बाद में हुई। कैबिनेट मिशन जब भारत में आया 1946 में, उस समय इस मिशन के अंतर्गत एक संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स को सिलेक्ट किया गया। ये 389 मेंबर्स इंडिया में से ही सिलेक्ट किए गए, भारतवर्ष उस समय के भारतवर्ष में से ही सिलेक्ट किए गए। ये मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे किया गया? तो प्रत्येक मेंबर, भारत की 10 लाख की आबादी में से एक मेंबर को सिलेक्ट किया गया और इसी प्रकार 389 मेंबर्स भारत की उस समय की टोटल आबादी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो उस समय की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 389 मेंबर्स में से अलग अलग कमेटियां बनाई गई। जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी, हम जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को चुना गया। फंडामेंटल राइट्स की कमेटी और माइनॉरिटी कमेटी, फिर स्टैंडिंग कमेटी और फेडरल सिस्टम से रिलेटेड कमेटी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो है कि इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें सबसे पहले एक अध्यक्ष चुना गया इस समिति का। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को कंप्लीट बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस संविधान को बनाने में समिति ने लगभग 60 देशों के अलग अलग संविधान का स्टडी और एनालिसिस किया। तत्पश्चात 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को इसके काफी सारे प्रोविजंस को लागू कर दिया गया था और इस पर हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। एक खास वजह है जब 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया है, क्योंकि 1947 के पहले 1930 में पहली बार 26 जनवरी को ही भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसी दिन को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को ही वो डेट चुना गया जब संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली इंप्लीमेंट किया गया इंडिया में। तो आइए इसके कुछ 20 इंपॉर्टेंट फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहला, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 60 विभिन्न देशों के संविधान को स्टडी और एनालिसिस करने के बाद में उसकी काफी इंपॉर्टेंट जो भी बेहतर चीजें अलग अलग संविधान में थी, उन्हें फाउंडिंग फादर्स ने इंक्लूड किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ऐसा कहा है कि मैंने संविधान की अलग अलग पोर्शंस को एग्जैक्टली कॉपी नहीं किया, बल्कि जो मुझे उस परिप्रेक्ष्य में भारत की सफलता के लिए जो सही लगा, भारत की एकता अखंडता को मेंटेन करने के लिए सही लगा, वो इन्होंने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। जब भारत का संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स, 12 अनुसूचियां और लगभग 22 भाग थे। आज इतने सालों बाद इसमें 90 से ज्यादा आर्टिकल्स जोड़े जा चुके हैं और काफी सारे अमेंडमेंट्स भी किए जा चुके हैं। संघ और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान। भारत में जो संविधान बनाया गया है वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ऐसा नहीं है कि नेशनल के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और स्टेट के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज और गवर्न करने के लिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस दिए गए हैं, जिससे केंद्र सरकार अपना काम आसानी से कर सके और राज्य सरकार अपना काम आसानी से कर सके। इसलिए पूर्ण भारतवर्ष के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट फीचर है संविधान के स्रोत। ये एक बहुत ही, इसे फीचर इसलिए कहा गया है क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर बना है। कई लोग इसे आलोचनात्मक तरीके से ये भी कहते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉपी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन इसी के बचाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है
कि मैंने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट कॉपी नहीं किया है, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस भी देश में मुझे जो भी बेहतर लगा, जो भारत के लिए बेहतर है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन से मैंने पिक किया है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग, भारत का संविधान अलग अलग संविधान के स्टडी के बाद में बना है। उदाहरण के लिए फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिए हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने इंग्लैंड से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस यानी आपातकाल की जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिए हैं, रिपब्लिक सिस्टम हमने फ्रांस से लिया है। धर्मनिरपेक्ष देश, सेकुलर स्टेट, ये वर्ड हमने कई बार न्यूज़पेपर और चैनल्स में कई बार सुना होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश होने का अर्थ यह है, यह वर्ड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल यानी प्रस्तावना में भी लिया गया है। यह वर्ड पहले नहीं था, लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, तब यह वर्ड भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में डाला गया। इस वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है? यह वर्ड भारत को कोई एक पर्टिकुलर धर्म वाला देश नहीं बनाता है, बल्कि भारत के लोगों को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, न राज्य धर्म के आधार पर उसमें रहने वाले लोगों को या भारत के सिटीजन्स का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारत के लोगों का धर्म है, लेकिन भारत का और भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। इसी चीज को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, सेकुलर स्टेट कहा जाता है। यही सेकुलरिज्म की एक छोटी सी परिभाषा हो सकती है। नेक्स्ट, कठोरता और लचीलापन, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत ही जरूरी एक विशेषता है भारत के संविधान की। भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। इट इज पार्टली फ्लेक्सिबल एंड पार्टली रिजिड। फ्लेक्सिबल इस आधार में कि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। पार्लियामेंट की 50% से ज़्यादा अगर मेंबर्स उसे अलाउ करें तो उसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, जिसे चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स की आवश्यकता है और साथ ही साथ 50% ऑफ द स्टेट। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जीएसटी जब लागू किया गया था तो जीएसटी लागू करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी केंद्र में, और 50% से ज्यादा स्टेट्स ने जब अपने यहाँ की विधायिका में उसे पारित किया, तब जाकर जीएसटी का प्रोविजन लागू हुआ। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि भारत के प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो अंशतः चेंज किए जा सकते हैं और अंशतः जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्टली फ्लेक्सिबल है और पार्टली लचीला है। एक और मैं आपको इसका उदाहरण बताऊं तो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ी आसानी से चेंज किया जा सकता है, लेकिन वहीं यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में बहुत रिजिड माना जाता है, क्योंकि वहां के प्रोविजंस में आज तक केवल मुश्किल से 27 से 28 अमेंडमेंट हुए हैं, जबकि इंडिया में हमने 100 से ज्यादा अमेंडमेंट्स अभी तक कर चुके हैं। भारत में संघवाद, फेडरल सिस्टम। फेडरल वर्ड को मैं बहुत आसानी से डिफाइन करूं तो इसका एक सीधा शब्द बनता है शक्तियों का विभाजन, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज के मॉडर्न एज में। इंडिया में पावर शेयरिंग का मतलब है कि कुछ ऐसी क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र डिसीजन लेता है, सरकार नियम बना सकती है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। इन सारे क्षेत्रों से संबंधित को, जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी अलग अलग एरियाज हैं जिनको डिवाइड किया गया है इंडिया और उसके स्टेट्स के बीच में, इसका सारा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा शेड्यूल 7 में। 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची के नाम से ये दिया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर डिसीजंस ले सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। इसी फीचर को भारत में संघवाद कहा जाता है, फेडरल सिस्टम। यह फेडरल सिस्टम हमने कनाडा से लिया है, ये भी मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट, सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता है। तो एक सवाल उठता है कि क्या इसके अलावा भी कोई गवर्नमेंट सिस्टम हो सकता है? जी हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम होता है जो यूएसए में है। यूएसए में प्रेसिडेंट
ही सर्वे सर्वा माना जाता है, उसका वही डिसीजन लेता है और उसका डिसीजन फाइनल होता है। इंडिया में प्रेसिडेंट जरूर हैं, लेकिन एक्चुअल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है। प्रेसिडेंट नॉमिनल रिप्रेजेंटेटिव करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल पावर्स रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके अलावा पार्लियामेंट में गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और सारी गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पर होती है। प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डिसीजन जरूर प्रेसिडेंट द्वारा लिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट बिना प्राइम मिनिस्टर की सलाह मशवरे के वह कोई डिसीजन नहीं ले सकता। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया का। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 1950 जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, इसके पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जैसी कोई चीज इंडिया में नहीं थी। सभी वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार जैसा कंसेप्ट इंडिया में नहीं था। लिमिटेड लोगों को इलेक्शन में वोटिंग करने का अधिकार था, लेकिन 1950 के बाद में सभी को इलेक्शन में जब एक इंडिया का सिटीजन एक पर्टिकुलर एज प्राप्त कर लेता है, जो कि अभी 18 साल है, 18 साल की एज के बाद में भारत का अगर कोई नागरिक है तो उसे भारत के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिल जाता है। इसी कंसेप्ट को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कहा जाता है। यह कंसेप्ट, यह फीचर 1950 में के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के पहले इंडिया में नहीं था। इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। यह फीचर आयरलैंड नाम के एक छोटे से देश से लिया गया है। आयरलैंड यूरोप का एक बहुत ही छोटा सा देश है, लेकिन उन्होंने एक बड़े ही अच्छे फीचर का इजाद किया, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ये एक्चुअली कुछ गाइडलाइंस हैं जो स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने में काम आती हैं। यह गाइडलाइंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में बताई गई हैं। पार्ट 4 में वो सारे दिशा निर्देश हैं जो राज्य सरकार अपने यहाँ के लोगों की तरक्की, उनके विकास के लिए और उनकी राजनीतिक सामाजिक न्याय के लिए उपयोग में ला सकती हैं। राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 50, आर्टिकल 36 से 50 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए। आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल के प्रावधान हमने जर्मनी जैसे देश से लिए हैं। वहां पर आप जानते हैं जर्मनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन वर्ल्ड हिस्ट्री में, और हमने देखा है कि आपातकाल संबंधी प्रावधान काफी बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए थे उस परिप्रेक्ष्य में। उस समय उन्हीं सारे प्रावधानों को भारत के संविधान में इंक्लूड किया है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने। जब भी इंडिया में किसी प्रकार की इमरजेंसी होती है तो 2-3 अलग प्रकार की इमरजेंसी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई है, जैसा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, और कई लोग एक और वर्ड यूज करते हैं स्टेट इमरजेंसी। हालांकि स्टेट इमरजेंसी जैसा कोई वर्ड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन आर्टिकल 356 के तहत अगर राज्य में सरकारें विफल हो जाती हैं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस प्रकार से 3 अलग अलग तरह की आपातकालीन स्थितियों का प्रावधान भारत में किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे मेंशन करना जरूरी था, सो किया गया है। नेक्स्ट, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। एकल नागरिकता का सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि क्या दोहरी नागरिकता या ड्वेल सिटीजनशिप का भी कोई प्रावधान है? बिल्कुल है। दोहरी नागरिकता या ड्वेल सिटीजनशिप का प्रावधान यूएसए में है। यूएसए में जैसा हम जानते हैं कि ड्वेल सिटीजनशिप दी जाती है, एक सिटीजनशिप सेंटर द्वारा और एक सिटीजनशिप वहां के इंडिविजुअल को प्राप्त होती है उस पर्टिकुलर स्टेट से जहां वो रहता है। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। भारत का नागरिक चाहे वो किसी भी राज्य में हो, वह एकल नागरिकता प्राप्त करता है, वो इंडिया का ही सिटीजन कहलाएगा, चाहे वो किसी भी देश में हो। अगर वो किसी और देश की सिटीजनशिप लेने या एक्वायर करने की कोशिश करता है तो स्वतः भारत की नागरिकता भंग हो जाती है। इसी फीचर को हम कहते हैं एकल नागरिकता या फिर सिंगल सिटीजनशिप, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट, इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देता हूं। जय गुरुदेव।
धन्यवाद।